फर्स्ट वेव में भी हमने देखा कि कोरोना महामारी से लॉकडाउन लगा, सेकंड में महामारी से डेथ का आंकड़ा बढ़ा। ये थर्ड वेरिएंट अब करके क्या दिखाने वाला है, ये तो हमारे साथ डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट आर.के. गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि नया वेरिएंट जो आया है कितना असरदायक है और कितना जो हमारे बॉडी के अंदर वैक्सीन लग चुकी है, क्या इसके बाद भी इसका असर होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। सर, जो नया वेरिएंट कोविड का आया है ओमिक्रॉन, सर इस वेरिएंट में क्या बॉडी के अंदर जाकर किस तरीके से अब असर करेगा, क्योंकि फर्स्ट हमने देखा डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा, ये वेरिएंट कितना असरदायक होगा और कितनी जल्दी से असर करेगा बॉडी में। इस वेरिएंट के बारे में अभी लिटरेचर तो बहुत ही कम अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जितना लिटरेचर अवेलेबल है उसके आधार पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हुई है उसमें इसका असर कम होगा, लेकिन जिन लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वैक्सीन से इम्यूनिटी आई है, उसको ये ज़रूर पेनिट्रेट करेगा। मतलब वैक्सीन लगने के बाद दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी? नहीं, एक तो जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, एक तो जैसे किसी को पहली फर्स्ट वेव में कोविड हो गया तो उसमें नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हो गई, सेकंड वेव में उसको कुछ नहीं हुआ। जिनको सेकंड वेव में कोविड हुआ उसमें और ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हुई, तो वो तो शायद कम प्रभावित होंगे, लेकिन जो केवल वैक्सीन पे डिपेंडेंट हैं, जिनको कोविड नहीं हुआ है, वैक्सीन लग चुकी है, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, वो एक तरह से सेकेंडरी इम्यूनिटी हुई, उसको ये ज़रूर पेनिट्रेट कर रहा है। हाँ तो सर, जैसे हमने डेल्टा देखा, डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा, इस वेरिएंट में और वेरिएंटों में क्या फ़र्क होगा कि कितनी जल्दी से असरदायक होगा ये? इस ओमिक्रॉन में जो देखा जा रहा है कि इसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शसनेस बहुत ज़्यादा है, तेज़ी से फैल रहा है। तो किन बातों का सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी तो हालांकि हम देखें तमाम जगह लोगों का जमावड़ा है, विदाउट मास्क हैं, मास्क नहीं लगाए रखे हैं और किसी चीज़ की प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। सैनिटाइजर पहले बीच में कोविड था तो यूज़ कर रहे थे, अब तो उसका भी बहुत सी चीज़ों का ये गलत हो रहा है। मास्क का हमें अभी तक पालन लगातार लगाते रहना चाहिए। मास्क का 2 गज दूरी का फासला भी मेंटेन करना चाहिए और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश भी करना चाहिए। ये नियम आज तक अभी तक वैसे ही हैं और ये लागू रहने चाहिए, चाहे कोरोना ना हो तब भी। इस ओमिक्रॉन को देखते हुए इस पर हमें दोबारा से फिर सख्ती से पालन करना होगा। सर, जैसे अभी सब चीज़ का देखा जा रहा है कि मास्क नहीं लगा रहे, ये नहीं कर रहे, तो सर जो अभी हमने कोविड सेकेंड वेव देखी, लॉकडाउन लगा, डेथ का आंकड़ा बढ़ा, क्या इस वेरिएंट का इनसे ज़्यादा असर होगा या फिर कम असर होगा? ऐसा लगता है कि इस वेरिएंट का असर उनसे ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा मतलब जैसे डेल्टा जब आया सेकेंड वेव में, उसका असर बहुत कई गुना ज़्यादा था पहली वेव के मुकाबले। जो आंकड़े थे वो अंडर रिपोर्टेड थे, सही आंकड़े तो बहुत ज़्यादा थे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। और ओमिक्रॉन का क्या होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन देखने में डर जरूर लगता है कि ये ज़्यादा स्प्रेड ज़्यादा करेगा, ज़्यादा भयानक होगा। अगर मतलब अब हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मतलब अगर ये वेरिएंट अभी हमारे इंडिया देश में तो अभी इतनी जल्दी नहीं फैला है, लोग इस चीज़ को लेकर भी हैं कि कोविड के केसेस भी काफ़ी टाइम से ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इस वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए क्या सख्ताई अभी से बरतनी शुरू करनी पड़ेगी? बिल्कुल, सख्ताई अभी से बरतनी पड़ेगी। अभी से हमें मास्क का यूज़ करना पड़ेगा, 2 गज दूरी का फासला मेंटेन करना होगा, लगातार हाथ वॉश करते रहना पड़ेगा। अभी से यदि हम पालन करेंगे, सख्ती करेंगे, तब हम इस वेरिएंट से कुछ शायद बच पाए। सर, डेल्टा में लगातार आपके पास भी पेशेंट रहे थे, आप भी लगातार ऑनलाइन सबको मतलब डील दे रहे थे, गाइडलाइंस दे रहे थे कि इस तरीके का ये पालन कीजिए, इस तरीके से पालन कीजिए, तमाम इस चीज़ का रहा। सर, इस बार क्या भी ये नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है और नौबत इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये उससे ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, ज़्यादा स्प्रेड करेगा और ज़्यादा भयानक भी होगा। सर, जैसे डेल्टा में रहा, क्या ऑक्सीजन वाली ही कमी रहेगी या फिर उससे कुछ अलग रहेगा कि कुछ? अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कितना भयानक होगा, कि क्या कमी आएगी।
वैसे अब इस बार हमारी तैयारी काफ़ी है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, दवाई भी काफ़ी उपलब्ध है, लेकिन कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो फिर शॉर्ट हो जाएगी, ये अभी कहना मुश्किल है, ये समय बताएगा। मतलब ये संकेत है एक तरीके से, एक मतलब अलार्म कह सकते हैं हम कि बिल्कुल ये अलार्म है, और अभी से हमें सचेत हो जाना चाहिए, अभी से सावधानी बरतनी चाहिए और सख्ती से पालन करना चाहिए। सर फॉर एग्जांपल अभी किसी को कोविड हो जाता है तो क्या वो ओमिक्रॉन वेरिएंट होगा या डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा, कि कौन से वेरिएंट में उस पेशेंट को काउंट करा जाएगा? ये टेस्टिंग जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग होती है। जो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होता है, तभी पता लग सकता है कि ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। सर दोनों के सिम्टम सेम है? अभी तो बहुत कम केसेस हुए हैं, कुछ सिम्टम थोड़े से वेरी कर रहे हैं। इसमें गंध का जाना, टेस्ट का जाना ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सर अगर कोई अपना पेशेंट भारत के अंदर अभी अगर कोविड पेशेंट हो जाता है तो उसे किस बात का ध्यान रखने की जरूरत होगी? उसको सबसे पहले होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटल क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। कम से कम वो दूसरों को तो ना फैलाए, महामारी को ना फैलाए। क्वारंटाइन ही इसका एकमात्र उपाय है, और लोकल हेल्थ अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे और फुल ट्रीटमेंट ले जब तक वो नेगेटिव ना हो जाए। सर ऑक्सीजन का लेवल इसमें बताया जाता है कि इतने पे ही जाना चाहिए, इतने पे नहीं जाना चाहिए। अगर हम कोविड पेशेंट हो चुका है, उसका ऑक्सीजन लेवल 99 पे ही मेंटेन है, क्या वो पेशेंट भी जाएं या फिर कुछ ऑक्सीजन डेल्टा में चलाया गया था? नहीं, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, घर पे रह के ही क्वारंटाइन में रहिए, इलाज करते रहिए। सर कुछ रेशियो बताना चाहेंगे कि किस रेशियो में अब पेशेंट को होम क्वारंटाइन रहना चाहिए और किस पेशेंट को वहाँ जाना चाहिए अभी इस दौर में? ये पिछले जब सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट आया था, लगभग मैंने 500 पेशेंट्स का इलाज किया ऑनलाइन जी। उसमें हार्डली 5-10% केसेस थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। बाकी सब पेशेंट घर पे रह के ही ट्रीटमेंट लेते रहे या ठीक हो गए। इस बारे में थोड़ी सी मेरी अपनी कुछ दुखद सूचनाएं भी हैं। मेरे बड़े भाई का देहांत हुआ कोविड से, मेरी वाइफ का देहांत हुआ कोविड से। मैं सब देखता रहा, करता रहा, लेकिन कुछ ना कर पाया। मतलब ये बहुत एक डॉक्टर होने के बावजूद बहुत दुखदाई होता है कि जब कोई अपने घर का ही चला जाए, कि मतलब हम ही सब कुछ ट्रीटमेंट दे रहे। फिर लगभग मैंने 500 पेशेंट कोविड के मैंने इलाज किए, ऑनलाइन कंसल्टेशन दी और सब ठीक हुए। हार्डली 5-10% केसेस ही एडमिट हुए और 2-3% ही डेथ हुई, बाकी सब रिकवर कर गए जी। तो मतलब इसमें 19 प्लस या 91 से अब जो है तो उन्हें होम क्वारंटाइन रह के अपना कर लेना, क्वारंटाइन रह के ही इलाज करना चाहिए। सर एक दौड़ देखा जा रहा था, मतलब एक हमने टीम ने हमारी सर्वे किया था एक ग्राउंड फील्ड पे, जिसमें हमने तमाम लोगों से बात की थी जो लोग पेशेंट कोविड के हुए थे। हालांकि पूरे देश में ऐसा कोई घर नहीं जहां पेशेंट कोविड का कोई ना हुआ होगा। तो सर जब हमने सर्वे किया तो मतलब जो उनके परिवार वाले थे, जो उनके परिजन थे, उनका सिर्फ यही कहना था कि जो एक अकेलापन है, कहते हैं मेंटलिटी इंसान की जो पेशेंट वाली हो जाती है, जो मतलब 14 दिन का क्वारंटीन हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, वो फैमिली से ना मिलने देना, 27 दिन का क्वारंटीन फैमिली से ना मिलने देना, उसकी वजह से डेथ होना, सर वो भी कुछ एक आकलन हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता था कि मतलब तुम एक फैमिली मेम्बर कोई पेशेंट के साथ रहे पीपीटी किट पहन के, तो उससे क्या होता है कि फैमिली का एक टच रहता है तो पेशेंट और जल्दी रिकवर हो सकता है? और जल्दी रिकवर करता है। होम क्वारंटाइन में यही बेनिफिट है कि वो कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स के टच में तो है, कांटेक्ट में तो है जी। चाहे दूर से ही बात करते रहें। एक फीलिंग रहती है कि मेरा पेशेंट मेरे घर में है, मेरे साथ है। हॉस्पिटल में मैंने कई पेशेंट देखे हैं जो हॉस्पिटल में रह के आए थे, उनको डिप्रेशन हो गया इसी बात से, क्योंकि वो आउट ऑफ फैमिली टच थे, फैमिली के टच में नहीं रहे, अकेले रहे, डिप्रेशन में चले गए और ज़्यादा बीमार हो गए। तो अकेलापन भी एक हाँ, अकेलापन जो है ये जो है हॉस्पिटल क्वारंटाइन में प्रॉब्लम आती है। मतलब अकेलेपन से भी मतलब जो एक मतलब 60 प्लस कह लें हम, 50 प्लस कह लें कि एक फैमिली से टच हो जाता है, अपने बच्चों से टच हो जाता है, एक माँ का, एक पिता का, एक भाई का, वो जो अलगपन हो जाता है
तो उस वजह से भी एक टच छूट जाता है, तो उस वजह से भी मेंटेलिटी घूमने लगती है शायद इस वजह इस से। बारे में मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जी आपसे। जी फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हुआ, जी मुझे कोविड हुआ जी और मैं हॉस्पिटल जाने से डर रहा था, क्योंकि यदि ये रिपोर्ट हो जाऊं मैं गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर देगी। जी बिल्कुल। मुझे इस बात का बहुत डर था। मैं घर में रहा और मैंने घर वालों को बताया भी नहीं कि मुझे कोरोना हो गया है। जी मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया। क्लिनिकल ग्राउंड पे मैंने डायग्नोज किया मुझे कोरोना हो गया है। मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और मैं ठीक हो गया और घर में किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट वेव की बात है ये। जी जी इस तो मैं भी और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक रहे। तो हम हॉस्पिटल क्वारंटाइन से बचना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जो और नियर एंड डियर थे जिनको कोरोना हुआ, जो हॉस्पिटल में भर्ती भी होकर आए थे, उनमें डिप्रेशन के सिम्टम आ गए थे। सर बहुत एक रेशियो अगर मैं निकालना, हमने हमारी टीम ने भी निकाला है, जो हमारी एनालिसिस करती है, तो उन्होंने भी निकाला, तो जो हॉस्पिटल गए वो बहुत कम वापस आए। ये रेशियो एक मतलब निकला है। हाँ, सेकंड वेव में ना, जी जी सही। सेकंड वेव में केवल वही पेशेंट एडमिट हुए जो सीरियस थे, उनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई। और जो माइल्ड केसेस थे, एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, वो घर पे रहे, तो वो रिकवर कर गए। तो हॉस्पिटल में गए वो लोग थे जो सीवियर थे, सीरियस था उनमें डेफिनेटली मोर्टेलिटी ज़्यादा होनी थी। ज़्यादा। तो सर मतलब एक गवर्नमेंट की तरफ से आप मतलब एक फिजिशियन है, कहना नहीं चाहेंगे मतलब कि एक अगर कोई वेव अगर अब आती है, थर्ड वेव, हम अलर्ट तो अभी से हैं, गवर्नमेंट भी अलर्ट अभी से है, लेकिन जो पेशेंट होता है क्या उसका अटेंडर को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए कि मतलब पेशेंट से मिल सके, एक टच मिल सके, कि वो जा सके, मिल सके, बात कर सके, क्योंकि वहाँ पे भी तो स्टाफ होता ही है ना। अब उसके लिए पीपीई किट पहन के आप जाके मिल सकते हैं। सर लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने तो अलाउ नहीं रखा, सेकंड allow वेव भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सेकंड वेव में अलाउ ही नहीं हाँ। था। हाँ तो इस टाइप की सुविधाएं होनी चाहिए कि जैसे जो पेशेंट एडमिट होते हैं थर्ड वेव में, उनके वार्ड अलग हों, और जो ठीक ठाक पेशेंट्स हैं, एसिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक भी हैं, माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, उसमें एंटरटेनमेंट के साधन हो, मिलना जुलना हो, भजन सत्संग हो, सब लोग गाते बजाते रहें, तो उनका मन लगा रहेगा। और यदि आपने बंद कमरे में डाल दिए तो परेशानी है। परेशानी है। जैसे आईसीयू की अगर हम बात करें तो आईसीयू में तो आईसीयू तो अपने आप में जेल है एक तरह की। जी हाँ, हॉस्पिटल वाले भी अक्सर आईसीयू में एडमिट करने की कोई प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उससे बड़ी जेल नहीं है। एक बार मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी, मुझे 4 घंटे आईसीयू में रहना पड़ा, और वो 4 घंटे मुझे ऐसा लग रहे थे कि मेरी 4 जिंदगी के बराबर लग रहे थे। इतनी बड़ी सजा है आईसीयू में रहना। अगर जैसे 15-15 दिन काटे होंगे तो मतलब उन्होंने तो हाँ, तो यूजली अब मेरे छोटे भाई की वाइफ थी, 15 दिन आईसीयू में रही। वो सेमी कॉन्शियस थी, ड्राउजी थी, अनकॉन्शियस थी, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। उसमें तो चल जाता है, लेकिन यदि कॉन्शियस पेशेंट को आईसीयू में रहना पड़ा तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एक तो क्रिटिकल कंडीशन, ऊपर से आईसीयू वाला वार्ड, और फिर बच्चों का टाइम, मतलब मेंटली इंसान कमज़ोर हो जाएगा तो फिर फाइट किससे करेगा। नहीं, ये प्रॉब्लम है। आईसीयू में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, और आईसीयू में तभी डालना चाहिए जब वास्तव में वो डिजर्व करता हो आईसीयू। तो मतलब कुछ मतलब अगर ऐसी कंडीशन आए तो उसमें तो कुछ ऑप्शन भी नहीं बचता कि कुछ कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, सब कुछ फेस करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि अलार्म अगर मिले तो पहले से ही अलर्ट हो जाइए। पहले से ही अलर्ट हो जाइए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहिए। सर एक तो वायरस है जिक्का वायरस, हाँ बहुत मतलब पॉपुलर रहा है अभी, और डेंगू के साथ इसका बहुत तालमेल निकाला गया था कि जिक्का वायरस बहुत अब है। सर दर्शकों को बताना चाहेंगे एग्जैक्टली है क्या? जिका वायरस भी एक तरह से, ये भी कोरोना वायरस की तरह ही डिजीज़ है। इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, और लेकिन इसमें जो है मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है।
और ज़्यादा स्प्रेडेबिलिटी भी नहीं है, इन्फेक्शसनेस भी नहीं है ज़्यादा। तो किस पेशेंट को सावधान रहने की जरूरत है जिका वायरस को? कहा जाता है लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। डेफिनेटली लेडीज़ पेशेंट जो प्रेग्नेंट है उनको उनसे बचाव रखना चाहिए। उनसे बचाना। सर जिका वायरस और डेंगू में कुछ फ़र्क बताना चाहेंगे? दोनों ही मतलब मच्छर काटने से हैं। ये मिलते जुलते वायरस हैं। डेंगू में बॉडी पेन प्रोमिनेंट फीचर है, आंखों के पीछे भयंकर दर्द होता है, स्पाइन में ऐसा लगता है जैसे कमर कट गई हो। जिका वायरस में रैशेस होते हैं ज़्यादातर। डेंगू में जो रैशेस होते हैं वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से होते हैं, जिका वायरस में वैसे ही रैशेस बन जाते हैं। सर जैसे ये कोविड है, कोविड में कहा था कि चेस्ट में बहुत दिक्कत आ जाती है, चेस्ट में बलगम जम जाता है, या क्या होता है वो एग्जैक्टली जो मतलब चेस्ट में दिक्कतें हो जाती हैं कि वो उसमें से बेसिकली एक डिजीज है ARDS, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो प्रीवियसली हेल्दी लंग्स में अचानक डेवलप हो जाता है। तो कोविड वायरस में इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन होता है कि लंग्स में ARDS जैसी पिक्चर बन जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती, उसमें फ्लूइड भर जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। तो इसका अलार्म कैसे मिलेगा? मतलब हाइपोक्सिया, यदि जहाँ हाइपोक्सिया शुरू हो जाए तब आप समझ लीजिए कि ARDS शुरू हो गया, आप एडमिट हो जाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसमें कोई एज फैक्टर भी है कोविड के अंदर कि इस एज के लोगों को ज़्यादा खतरा है कि मतलब जो यूथ है उन्हें खतरा नहीं है? क्योंकि मैंने सेकंड वेव में देखा तो सभी का सुनने आ रहा था। नहीं, कोई एज का वो नहीं है। यंग एज में भी डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है, ओल्ड एज में भी लोग बच के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर एक लास्ट में ज़्यादा पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, जो अलार्म अभी आ चुका है, इसके लिए हमें सख्ताई रखनी बहुत ज़रूरी है अभी, मतलब इसके लिए बिल्कुल सख्ताई रखनी अभी से ज़रूरी है। अभी से सब लोग मास्क दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी, 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, ज़्यादा बड़ी गैदरिंग में अवॉइड करिए जाना, और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, यही हमारे पास है हथियार जो हमें इससे बचा सकता है। ये हमारे साथ डॉक्टर RK गर्ग जी से, जिन्होंने ओमिक्रॉन और डेंगू से रिलेटेड हमारे हर चीज़ की जानकारी दी, हर पेशेंट के जवाब दी और किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसकी भी जानकारी हमें दी। हालांकि हमने मास्क नहीं लगा रखा है, हम पूरी प्रिकॉशन के साथ है, सैनिटाइज़र हमने यूज़ करा हुआ है, पूरा रूम सैनिटाइज है, तो हम भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी लें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि मास्क ही ज़रूरी है, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस है कि कोरोना के अगर फाइट में कोई काम आएगा तो मास्क ही होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं किशन राजपूत, धन्यवाद।